दिस इज़ मी तनीषा एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, आज हम अपने इस वीडियो में केमिकल रिएक्शंस के जो हम टाइप पढ़ रहे थे, मैंने लास्ट वीडियो में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बता दिया था। आज मैं इस वीडियो में आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बताऊंगी। ये हमारा जो टॉपिक है वो क्लास 10th का है, साइंस का चैप्टर नंबर 1 एंड दिस वीडियो इज़ पार्ट 3rd ऑफ माई प्लेलिस्ट। ओके गाइस, ये वीडियो मेरी जो भी इस चैप्टर की है वो पार्ट 3rd है। इसमें मैं आपको डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बताऊंगी। सो गाइस, इस वीडियो का टारगेट हमारा ये है कि हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ जाएंगे ये वीडियो कंप्लीट होने के बाद। सो बिना देरी करे हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। ये आप रिएक्शन बहुत ही छोटी क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि मैंने आपको उनका डिक्शनरी मीनिंग बताया था, कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन का डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या निकलता है। आप अगर ये वर्ड सुनते हैं तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या निकलता है कि कोई भी एक चीज़ दूसरी जगह को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे, ये चीज़ इस जगह को इसकी जगह से डिस्प्लेस कर दे, तो यही मतलब होता है हमारे डिस्प्लेसमेंट का। और इसी को अगर हम रिएक्शन पे अप्लाई करते हैं तो देखिए हमारे को क्या मिलता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट टू फॉर्म अ कंपाउंड। इस रिएक्शन में जो हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, हमारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसमें एलिमेंट ही होगा, ऑब्वियसली सी बात है। जब हम किसी भी रिएक्शन क्या होता है, जब हम एक या एक से अधिक सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स या कंपाउंड्स का रिएक्शन कराते हैं, उसी को हम रिएक्शन कहते हैं। तो इसी में ही हमको बताया गया है कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जब वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, उसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए मैं आपको इससे समझाती हूँ। ये हमारा एक एलिमेंट है ए एंड दिस हमारा एक कंपाउंड है बी सी। अब हम जब इनका रिएक्शन कराएंगे, जो ए है वो हमारा सी के साथ आके बैठ जाएगा एंड बी अलग निकल जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, जो ए है हमारा ज़्यादा रिएक्टिव था बी से, जो ए एलिमेंट था हमारा वो ज़्यादा रिएक्टिव था बी से, इसी वजह से उसने बी को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह आके बैठ गया। और जो बी हमारा है वो लेस रिएक्टिव है तो वो साइड में निकल गया। इसी रिएक्शन को हम अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ओके गाइस, आपको मैं एक बार और बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? जिस रिएक्शन में हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, उसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मोर रिएक्टिव एलिमेंट, आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ तो पढ़ी होगी, क्लास 10th का ही टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज़। रिएक्टिविटी सीरीज़ में क्या होता है? सबसे ऊपर जो हमारा एलिमेंट होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे कि हमारा के किसको डिनोट करता है? पोटेशियम को, Na सोडियम को, Ca कैल्शियम को, Mg मैग्नीशियम को। ये जो हमारे शुरू के 4-5 एलिमेंट होते हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। आपने पढ़ा होगा पोटेशियम एंड सोडियम को हम नॉर्मली अपने रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते, क्योंकि वो एयर एंड वाटर दोनों के साथ रिएक्ट करता है, उसको हम इसलिए केरोसिन में रखते हैं। तो ये जो हमारे जो एलिमेंट हैं स्टार्टिंग के, वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। बीच में हमारे जो होते हैं वो थोड़े मॉडरेट हो जाते हैं, ना ज़्यादा रिएक्टिव ना बहुत ज़्यादा रिएक्टिव। एंड देन जो हमारे ये लास्ट के होते हैं ये बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। सबसे कम Ag हमारा सिल्वर कितना कम रिएक्टिव होता है, गोल्ड भी बहुत कम रिएक्टिव होता है, मर्करी भी, कॉपर भी, ये सब हमारे बहुत कम रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है गाइस, सॉरी। अब हम अपना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ रहे थे। अब आपको मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में भी बता दिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में भी आपको बाय डेफिनेशन सब कुछ समझ आ जाना चाहिए। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कॉपर सल्फेट है। जब हम कॉपर सल्फेट, ये हमारा एक एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन आपको पता होगा, वाटर में मिलके जो भी सॉल्यूशन बनता है उसको एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। और ये हमारा जिंक है। जब हम कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जिंक से कराएंगे तो हमारा कॉपर जो है वो अलग निकल जाएगा। कॉपर अलग क्यों निकल जाएगा? देखो ज़रा आप रिएक्टिविटी सीरीज़ में, जो हमारा कॉपर है वो जिंक से नीचे है, जिंक ऊपर है एंड हमारा कॉपर नीचे। इट मीन्स जो जिंक है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एंड कॉपर जो है लेस रिएक्टिव है। इसीलिए हमारा जो कॉपर सल्फेट है
उसे डिस्प्लेस कर देगा हमारा जिंक, क्योंकि वो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। एंड देन जो हमारा कॉपर है वो अलग निकल जाएगा और जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो जिंक सल्फेट का बन जाएगा। ठीक है गाइस, ये आपको एग्जांपल बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है ना। सेकेंड है हमारा, जब हम जिंक की रिएक्शन H2SO4 से कराएंगे, ये हमारा एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड। जब हम जिंक की रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो देखो यहाँ पे हमारा जिंक कहाँ पर है, ऊपर, और H2 हमारा कहाँ है, हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी जिंक जो है वो फिर से जो है हमारा हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जिंक क्या करेगा, यहाँ से इस सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि वो क्या है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बन जाएगा एंड हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। ओके गाइस, थर्ड रिएक्शन हमारा है कॉपर सल्फेट प्लस फेरस। फेरस यानी हमारी आयरन। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जब हम रिएक्शन आयरन से कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट एंड कॉपर अलग निकल जाएगा। यहाँ पे अगेन देखो आप, यहाँ पर जो हमारा Fe है वो Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, जो हमारा आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। इसीलिए जो हमारा मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है एंड वो खुद उसकी जगह पर जाकर बैठ जाता है। तो ये तीनों एग्जाम्पल मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, जैसा मैंने आपको बताया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। एंड देन हमारा जो नया रिएक्शन बनता है, अगला रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ने मोर रिएक्टिव एलिमेंट ने सिर्फ लेस रिएक्टिव को एक बार डिस्प्लेस किया, लेकिन हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है। इसीलिए तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट कहा गया है। तो चलिए बाय डेफिनेशन समझते हैं। सच रिएक्शंस इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम पार्टनर एक्सचेंज रिएक्शन भी कहते हैं। तो इस रिएक्शन में हमको बताया गया है कि यहाँ पर जो रिएक्टेंट्स होते हैं अपने, वो आयंस का चेंज करते हैं अपने बीच। इस रिएक्शन में आयंस का चेंज होता है, रिएक्टेंट्स के बीच आयंस का चेंज होता है और जो प्रोडक्ट बनते हैं वो आयंस के चेंज से बनते हैं। तो यही चीज़ होती है हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। आयंस आप लोगों को पता होगा, कोई भी चार्ज जो कि हमारे कंपाउंड पे या फिर एलिमेंट पे या फिर मॉलिक्यूल पे होता है, उसी को हम चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो मैं अगर आपको इस डायग्राम से बताऊंगी थोड़ा इक्वेशन वाइज, तो देखो ये हमारा कोई भी एक एलिमेंट है A और एक एलिमेंट है B। ठीक है, इन दोनों का रिएक्शन हम CD से कराएंगे, ये हमारे अलग एलिमेंट है। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा, जो ये A होगा ना वो D के पास जाके बैठ जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, जो A है हमारा D के पास जाके बैठ गया, यानी A ने हमारे C को डिस्प्लेस कर दिया और वो D के पास जाके बैठ गया। तो हमारा एक कंपाउंड बना AD। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा B है वो C के पास जाके बैठ जाएगा, मतलब जो B है वो D को डिस्प्लेस कर देगा। तो एक हमारा कंपाउंड बना BC। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमेशा यही होगा, जो A है वो हमेशा D के पास ही जाके बैठेगा। वो कभी ऐसा नहीं करेगा कि वो C के पास जाके बन गया। AC कोई कंपाउंड कभी नहीं बनेगा, हमेशा वो D के पास जाके बैठेगा। एंड देन ये B भी हमेशा C के पास जाके बैठेगा, ये कभी भी D के पास जाके नहीं बैठेगा। ओके गाइस, तो हमारे जब भी हमारे दो रिएक्टेंट्स के बीच में डबल डिस्प्लेसमेंट में रिएक्शन होगा तो हमारा एक AD कंपाउंड बनेगा एंड एक BC कंपाउंड बनेगा। ये था हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए गाइस, हम इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखिए गाइस, इसके एग्जांपल हो गए, जैसे हमारा Na2SO4 सोडियम सल्फेट का रिएक्शन हम बैरियम क्लोराइड से कराएंगे तो हमारा बैरियम सल्फेट बनेगा एंड NaCl बनेगा। देखिए गाइस, ये तो मैंने इस पे चार्ज लिख रखे हैं। Na पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, सल्फेट पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है। ये इनके आयंस के बीच एक्सचेंज होगा, तो ये चार्जेस अपना अपना काम करेंगे, आयंस अपना काम करेंगे। लेकिन मैंने अब आप यहाँ पे लेट करो, ये जो Na है वो A है, सल्फेट है वो B है, ये जो हमारा B है ये C है, बैरियम है वो C है हमारा, और क्लोराइड है ये D है। तो हमेशा जो A है वो D के पास जाके बैठेगा, यानी सोडियम हमेशा
डी के पास जाएगा यानी क्लोराइड के पास। तो हमारा देखो प्रोडक्ट क्या बना, सोडियम क्लोराइड। सिमिलरली यहाँ पे सल्फेट जो है वो बैरियम के पास जाके बैठेगा यानी हमारा प्रोडक्ट क्या बना, बैरियम सल्फेट। तो यही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, ठीक है। हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है कॉपर सल्फेट प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड। आप कॉपर को ए मानो, सल्फेट को बी, हाइड्रोजन को सी मानो, सल्फर को डी। हमारा मैंने आपको क्या बताया, ए किसके पास जाके बैठेगा, डी के पास, यानी कॉपर सल्फाइड। हमारा एक प्रोडक्ट क्या बना, कॉपर सल्फाइड। और बी हमेशा किसके साथ जाके बैठेगा, सी के पास, यानी एक प्रोडक्ट हमारा क्या बना, हाइड्रोजन वो सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 को हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है गाइस। तो यही हमारा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक रिएक्शन हमको और पढ़ना है, वो है प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है गाइस, कोई भी इनसॉल्यूबल पार्ट, इनसॉल्यूबल, ठीक है। आपको मैं प्रेसिपिटेट का मीनिंग बताऊं तो कोई भी इनसॉल्यूबल पार्ट को ही हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब प्रेसिपिटेट रिएक्शन में क्या होता है, अ रिएक्शन इन विच वन ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन गेट्स प्रेसिपिटेटेड, यानी इनसॉल्यूबल बनते हैं, वो इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स की रिएक्शन करने के बाद कोई भी प्रोडक्ट, अगर हमारे 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, उन प्रोडक्ट्स में से अगर एक भी हमारा इनसॉल्यूबल बनता है तो उस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहेंगे, ठीक है गाइस। एक बार और रिपीट कर देती हूँ मैं आपके लिए कि अगर हमारे किसी भी रिएक्शन में वन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कोई भी एक प्रोडक्ट अगर आपका इनसॉल्यूबल है तो वो आपका होगा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। इनसॉल्यूबल पार्ट को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। और प्रेसिपिटेट को हम किसी भी रिएक्शन में डाउनवर्ड एरो से शो कर सकते हैं कि इस रिएक्शन में डाउनवर्ड एरो लगा हुआ दिख रहा है आपको, तो इट मीन्स ये प्रेसिपिटेट है, ये इनसॉल्यूबल पार्ट है जो कि हमारा रिएक्शन करके बना है, तैयार हुआ है, ठीक है गाइस। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बहुत ईजी था, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देती हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। पहला एग्जाम्पल है NaCl, सोडियम क्लोराइड की जब हम AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्शन करेंगे, दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है। देख लो आप, दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, कोई भी इनसॉल्यूबल पार्ट नहीं है इसमें। लेकिन जब ये रिएक्शन करेंगे एक इनसॉल्यूबल पार्ट बनेगा प्रोडक्ट में, वो क्या है, सिल्वर क्लोराइड, जो कि वाइट कलर का PPT बनेगा। प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में PPT भी लिख सकते हैं, ठीक है गाइस। हमने जब रिएक्टेंट्स लिए थे दोनों एक्वस सॉल्यूशन में थे, दोनों ही लिक्विड स्टेट में थे, लेकिन जब हमने इनका रिएक्शन कराया तो हमारे 2 प्रोडक्ट बने, एक सोडियम नाइट्रेट एंड सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड जो था हमारा वो वाइट प्रेसिपिटेट बना, इनसॉल्यूबल पार्ट बना, एंड जो ये सोडियम नाइट्रेट था ये एक्वस सॉल्यूशन बना। तो आपको समझ में आ गया होगा, इस रिएक्शन में जब भी हम किसी भी 2 रिएक्टेंट का रिएक्शन कराएंगे तो एक प्रोडक्ट हमारा इनसॉल्यूबल है, इसी रिएक्शन को हम अपना प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। ओके गाइज, एक एग्जांपल और देखिए आप, हम जब लेड नाइट्रेट का रिएक्शन, एक्वस सॉल्यूशन है ये भी, और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन, दोनों एक्वस सॉल्यूशन है, ये एक्वस सॉल्यूशन को डिनोट करता है, ये मैंने आपने हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन वाली वीडियो में आपको बता दिया है, ठीक है गाइस। दोनों ही एक्वस सॉल्यूशन में है, लेड नाइट्रेट भी एंड सल्फ्यूरिक एसिड भी। जब हम इनका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा बनेगा लेड सल्फेट, जो कि एक वाइट PPT होगा। यहाँ पे दोनों एक्वस सॉल्यूशन में है, कोई भी हमारे इनसॉल्यूबल पार्ट नहीं है, लेकिन जैसे रिएक्शन हुआ है तो यहाँ पे हमारा लेड सल्फेट बना है जो कि हमारा सॉलिड स्टेट में और वाइट PPT है, इनसॉल्यूबल पार्ट है, एंड HNO3 बना है जो कि हमारा एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है गाइस। देखिए यहाँ पे ये दोनों प्रेसिपिटेट रिएक्शन तो है ही, साथ में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है, जो कि हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। आप देखना, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, बहुत इजी था, सिंपली मैंने आपको बताया है और एग्जांपल से ही बताया, तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए। सो गाइस, इस चैप्टर का लास्ट रिएक्शन जो कि आप काफ़ी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हो, वो है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या होता है, न्यूट्रलाइज करना, यानी एक दूसरे के इफेक्ट को, यहाँ से अगर प्लस का इफेक्ट आ रहा है तो यहाँ से अगर यहाँ से
से प्लस इफेक्ट आ रहा है और यहाँ से नेगेटिव, तो एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इसी इफेक्ट को, इसी रिएक्शन को इसमें बताया गया है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस आर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। किसी भी एसिड को अगर हम बेस से रिएक्शन कराएंगे तो वो सॉल्ट प्लस वाटर हमको देगा। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये तो आप काफ़ी छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो, काफ़ी छोटी क्लासेस में भी था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड जो होता है वो अपोजिट होता है बेस का, जो बेस होता है वो अपोजिट होता है एसिड का, इसीलिए दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है गाइस। बहुत ईजी सा रिएक्शन है ये, तो आपको आसानी से समझ आ जाना चाहिए। एंड देन मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स बता देती हूँ जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिया है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, दोनों एक हमारा सॉलिड स्टेट में, एक एक्वस स्टेट में। जब इनका रिएक्शन करेंगे तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा एंड H2O। देखो गाइस, जब एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो यहाँ पर सॉल्ट है, और जो यहाँ पर H2O है ये तो सबको पता है वाटर है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्यों लिया हमने, यहाँ पर आप लोगों को आगे ये चैप्टर 3 में पता चलेगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, कि जितनी भी मेटलिक ऑक्साइड्स होती हैं हमारी वो सारी ही बेसिक होती हैं। इसीलिए सल्फ्यूरिक एसिड तो सबको पता ही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का आपको पता चल गया कि जितनी भी मेटलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो सारी बेसिक होती हैं, ठीक है गाइज। इसलिए हमने इनको लिया बेस प्लस एसिड, हमारा बना सॉल्ट एंड वाटर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये तो बहुत कॉमन एग्जांपल है, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे होगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एंड HCl ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। बेस प्लस एसिड यानी सॉल्ट प्लस वाटर, ये वही सॉल्ट है जो आप अपने घर में यूज़ करते हो, कॉमन सॉल्ट, ठीक है। ये हमारे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वन मोर एग्जांपल देखो आप, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अगेन एक बेस है, क्योंकि पोटेशियम क्या होता है, हमारा मेटल होता है। मेटल की जो भी हमारी ऑक्साइड वगैरह हाइड्रोक्साइड होंगी वो हमेशा बेसिक बनेंगी। मेटल हमारे बेसिक नेचर के होते हैं, इसीलिए इनकी ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होती हैं, ठीक है गाइस। और H2SO4 आपका अगेन एसिड है, तो जब हम एक बेसिक की रिएक्शन एसिड से करेंगे तो हमारा पोटेशियम सल्फेट एंड H2O अगेन वाटर बनेगा। सो गाइस, इस वीडियो में हमने 4 तरह के रिएक्शंस पढ़े जो कि बहुत इजी थे, और ये इस चैप्टर में इसके बाद कोई रिएक्शन नहीं आएगा, सारे रिएक्शन हम अपने कवर कर चुके हैं। सो गाइस, चलिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम रस्टिंग, कोरोजन वगैरह को डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए आपके लिए इतना ही, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।